हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो कल जो है 59 तक हुआ था। थोड़ी क्वेश्चन थोड़े कम ही लिए थे हमने पिछले वाले लेक्चर में। तो अब आज वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले के क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में पड़े हैं सब एक तरफ से बिल्कुल। तो ये तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसमें जो है आज 75 क्वेश्चन तक कवर होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में 59 क्या है, कह रहा है द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन बाई, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी पूछा है एयर की, ठीक है। तो एयर का जो होता है ये एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू वो क्या ली जाती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर ली जाती है, ठीक है। ये डाटा आप याद रखेंगे, फार्मूले में यूज होंगे। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, ठीक है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसमें इसकी वैल्यू याद रखना ज़रूरी होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन बाय, ठीक है। तो फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम अथवा एयर का लगभग एक ही होता है। तो ये रटने वाले क्वेश्चन है, इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात आ जाए वैक्यूम की या फिर एयर, ठीक है, सबके लिए इनकी वैल्यू जो एक होती है, ठीक, इन दोनों के लिए लगभग। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पूछा है कि ये सदिश है या अदिश है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल गई उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, when 4 volt EMF applied across 1 farad capacitor it will store energy of, ठीक है। एनर्जी कितना स्टोर करेगा, तो ये छोटा क्वेश्चन है, वही लगा दीजिए अपना ई यानी एनर्जी स्टोरेज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 यहाँ कर दीजिए। सी की वैल्यू दे रखा है 1 फैरेड, वी की वैल्यू दे रखा है आपको 4, तो इसका स्क्वायर यानी कि 16/8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 जूल आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगर यहीं पे होती इंडक्टर की बात, तो इंडक्टर में क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। इसका जिक्र अभी अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम बढ़िया से बताएंगे आपको। तो हो गए 62। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, with steady DC voltage from a battery applied to a capacitance after it charge the battery voltage the current in the circuit, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक जो है स्टेबल वोल्टेज जो है कैपेसिटर को जो चार्ज किया जाता है बैटरी से, ठीक है, वो स्टेबल है। तो अब जब वो फुल चार्ज हो गया तो उसके बाद सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप जानते हैं जब वो चार्ज हो गया तो फार्मूला क्या होता है, V इजकल टू फाइनल वोल्टेज, ठीक है। ये है ना कैपेसिटर का वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज इंटू 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन माइनस टी अपॉन लैम्डा, ये आपका है टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो जब ये फुल चार्ज हो गया, ठीक है, तो ये लगभग वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब फुल चार्ज हो गया फाइनल कंडीशन में टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट में, तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। आपने सुना होगा डीसी के लिए, खैर ये कॉन्सेप्ट हम आपको बाद में बताते हैं। बस आप इतना जान लीजिए कि जब वोल्टेज ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इसमें सर्किट में करंट नहीं बहेगी, क्योंकि करंट वाला फार्मूला इसके सेम अपोजिट होता है, आई एम, ठीक है, ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। तो एक फाइनल कंडीशन जब आती है यानी कि इनफाइनाइट यानी इसकी वैल्यू जीरो, तो आई एम इंटू जीरो जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो जब करंट की वैल्यू जीरो यानी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलर लार्जर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ग्रेटर द लार्जर जीरो ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू, तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। कैपेसिटेंस की कोई वैल्यू हो यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा, ठीक है।
अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन फाइनल कंडीशन में ये जीरो हो ही जाएगा। इस बात पे आप गौर करेंगे। और जो हमने जितने फार्मूले बताए हैं सबको आप माइंड में लेके चलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? द कैपेसिटर प्रिफर्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट इज। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर, जब हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो वहाँ पे कौन से कैपेसिटर को प्रीफर करेंगे? एयर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, नन ऑफ दी एबव। तो जहाँ पे हाई रेटिंग की ज़रूरत होती है, रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे माइक्रोफैरेड में बात हो, जैसे 2 माइक्रोफैरेड, 2.5 माइक्रोफैरेड, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, एन की वैल्यू अगर ज़्यादा है तब हम कौन सा यूज़ करेंगे? तो वो माइका, ये जो आपका कौन सा माइका कैपेसिटर यूज करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। माइका कैपेसिटर हाई फ्रिक्वेंसी में यूज होता है, लॉस इसके कम होते हैं। ठीक है, और लॉस जो होती है, जो डाइलेक्ट्रिक लॉस, वो प्रोपोर्शनल टू होती है एफ। अब एफ ज़्यादा है तो अगर लॉसी कैपेसिटर यूज करेंगे तो लॉस ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए हम जो है ऐसा यूज करेंगे जो हाई फ्रिक्वेंसी पे लॉस कम दे। तो ये माइका कैपेसिटर यहाँ पे हम चूज कर लेंगे जिससे लॉसेज हमारे कम हों। ठीक है, और इसके बाद इसके साथ साथ ये एक स्टेबल ऑपरेशन देता है। ठीक है, लॉसेज कम हो गए। ये 2-3 चीज़ें हैं इसकी खासियत, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन यूज इन पावर फैक्टर करेक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक होती है हमारी रिएक्टिव पावर, एक हमारी होती है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर होती है किलोवाट में, और रिएक्टिव पावर होती है kVAR में। ठीक है, VAR कह दो, या फिर हाई रेटिंग है तो kVAR। तो कैपेसिटर क्या करता है? रिएक्टिव पावर ही तो डिलीवर करता है, लैगिंग एब्जॉर्ब करता है। तो आपका ये हो गया kVAR, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। While testing a capacitor with ohm meter, if the capacitor shows charging but the final resistance reading is appreciably less than the normal, it can be concluded that capacitor is। कहने का मतलब ये है कि एक कैपेसिटर है, पहले से चार्ज किया जाता है। ठीक है, ओम मीटर से, अब फुल चार्ज होगा, फिर ओम मीटर से अगर उसे मेज़र करते हैं उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो वो नॉर्मल वैल्यू से कम दिखाता है। ठीक है, आर की वैल्यू नॉर्मल से कम दिखाता है। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट अगर हो जाएगा तो ये आर कम नहीं बल्कि जीरो दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि इम्पीडेंस वहाँ पे बिल्कुल शून्य हो जाएगा, जीरो। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट सर्किट तो होगा नहीं यहाँ पे। शॉर्ट सर्किट होता तो वो जो उसका जो स्केल होता उस पर वो बिल्कुल जीरो दिखाता। ठीक है, रेजिस्टेंस जीरो। मेगर से जब हम मेज़र करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस को, तो कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो देखिए वो बिल्कुल उसका वो इंडिकेटर जो स्केल है, ये पेन इसका मूव नहीं करता है बिल्कुल भी। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो इस हिसाब से पहला गलत हो गया। दूसरा ओपन सर्किटेड, अगर ओपन सर्किटेड है तब तो फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान लो आइडियल कंडीशन में। ठीक है, लेकिन वो स्लाइटली कम दिखाता है, वो थोड़ा सा कम दिखाता है। तो हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऑल राइट सी वाला है, तो ऑल राइट है नहीं क्योंकि कम दिखा रहा है। तो ये लीकी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट सही हो जाएगा। लीकेज है। ठीक है, और इस लीकेज के कारण जो है वो रेजिस्टेंस कम दिखा रहा है, कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत इसमें जो है वो चार्ज फ्लो हो रहा होगा, इसलिए रेजिस्टेंस कम दिखाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाएंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? इफ़ ए 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 200 वोल्ट, द चार्ज इन कूलम विल बी। ठीक है, तो कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, उसे 200 वोल्ट बैटरी से जो है चार्ज किया जाता है। तो उसके अक्रॉस जो मतलब ऐसी वो होगा, क्या बोलते हैं, क्यू की वैल्यू पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए Q इजकल टू सी वी, ये फार्मूला आप जानते होंगे, मैंने कई बार बताया है। तो वही यहाँ पे रख दीजिए। सी की वैल्यू कितना है? 6 माइक्रोफैरेड इंटू वी की वैल्यू 200। तो 6 टू जा 1200 हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं आप माइक्रो लगा है तो वो लगा दीजिए। तो 12 माइक्रो कूलम, ये वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा, सी वाला। ठीक है, और एनर्जी की बात करें तो हाफ सी वी स्क्वायर, और
ये चीज़ आप कैपेसिटर का फार्मूला C इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ये 3 फार्मूले आप याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे 1 या 2 क्वेश्चन इस पर जरूर मिलेंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच कैपेसिटर विल बी फिजिकली स्मॉलर फॉर द सेम रेटिंग। तो कह रहा है कि सेम रेटिंग के लिए कौन सा कैपेसिटर छोटा होता है, ठीक है। सिरेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, बोथ विल बी इक्वल साइज, नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है सिरेमिक की जो परमिटिविटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, सिरेमिक। और पेपर की कितनी होती है, पेपर की 2 से 3 होती है। तो अब देख लिए इसकी के में होती है 7 से 9 के तक की, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी परमिटिविटी हो गई। तो अब क्या होता है, फार्मूला C एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो ए और डी को तो छोड़ दो, बात इसकी हो रही है। तो जिसका जो है रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा रहेगा उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू कैपेसिटर की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं सिरेमिक का ऐसे ही ज़्यादा दिख रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर सेम साइज है तो इसकी जो कैपेसिटी ज़्यादा होगी पेपर के कंपेयर में। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 50 पिकोफैरेड कंडेंसर टू मेक द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 150 पिकोफैरेड। ठीक है, तो 2 कैपेसिटर हमें ऐड करने हैं जिसमें पहले की वैल्यू दे रखी है आपको 50 पिकोफैरेड और एक और इसमें ऐड करना है पैरेलल में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि टोटल जो हमें मिलेगी इक्विवेलेंट मिलेगा वो 150। तो पैरेलल में जानते हैं आप C1 प्लस C2 डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं और सीरीज़ में रेजिस्टेंस का अपोजिट 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अभी ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 150। C1 की वैल्यू दे रखा है आपको 50, तो C2 बराबर यहाँ 50 रखेंगे तो 50 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 150 अपॉन 50 तो हो जाएगा 100। ठीक है, तो 100 पिकोफैरेड, ये वाला हमारा ऑप्शन बी वाला सही है यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है, ए माइका कैपेसिटर एंड ए सिरेमिक कैपेसिटर बोथ हैव द सेम फिजिकल डायमेंशन विच हैव द मोर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो अभी अभी हमने शायद इसका जिक्र किया था, तो यही हो जाएगा हमारा। सिरेमिक की वैल्यू जो है आपकी ज़्यादा दिखेगी, ठीक है, कंपेयर टू माइका में, क्योंकि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा है। तो अब इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन में अभी किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सेम वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, बस जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा आप ध्यान देंगे, जिसका ये आपको ज़्यादा दिखा बस सी उसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेम साइज जब होंगे तो जिसका ये ज़्यादा होगा उसके ज़्यादा होगी, उस वही ऑप्शन आप करेक्ट लगा दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे किसमें जो है जो इसकी वैल्यू है रिलेटिव परमिटिविटी की, इसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, किसकी सबसे कम होगी। ठीक है, तो सिरेमिक की मैंने बताया आपको के में होती है 7 के 9 के, तो इसे आप काफ़ी ज़्यादा है, इसे तो हम लेंगे नहीं। ग्लास की कितनी होती है, 10 से 12 होती है। ठीक है, तो ग्लास भी ज़्यादा है। ऑयल की जो होती है वो 2 से 3 होती है। पेपर की 3 से 4 हो जाती है जब हम इसे इम्प्रेगनेटेड करते हैं, ठीक है, ऑयल मिला देते हैं इसमें। ठीक है, तो पेपर को हम ना प्रीफर करके ऑयल को प्रीफर कर देंगे। ठीक है, इसकी जो है कम होगी, क्योंकि पेपर को जब भी हम यूज़ करते हैं तो सिर्फ पेपर नहीं यूज़ करते, उसमें ये मिनरल ऑयल ज़रूर मिला देते हैं, जिससे कि वो कांस्टेंट उसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ के मिलता है हमें। तो पेपर का वैसे होता तो 2 से 3 ही है, लेकिन अब उसमें क्योंकि तेल भी मिलाया जाता है तो वो 4-5 तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसका जो ऑयल का होगा वो 2 से 3 के बीच ही रहेगा, तो ये सबसे कम में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग कैपेसिटर्स विल हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो किसकी जो है सबसे कम ब्रेकडाउन वोल्टेज है, माइका, पेपर, इलेक्ट्रोलिटिक, सिरेमिक। तो अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटेंस की ज़रूरत होती है, रेटिंग की ज़्यादा माइक्रोफैरेड की ज़रूरत हो, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये, इसका जो वोल्टेज सहने की क्षमता है वो कम होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि Q इक्वल टू सी वी होता है, यानी C वोल्टेज के देखो क्या हो गया, Q अपन V हो गया। ठीक है, फिर से एक बार समझिए आप, क्या हो गया,
वी आपका हो गया क्यू अपन सी हो गया, ठीक है। यानी सी की वैल्यू बढ़ेगी तो वी की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक का यूज़ होता है हाई कैपेसिटेंस के लिए। तो हाई कैपेसिटेंस कब हो, जब वोल्टेज की रेटिंग वैल्यू घट जाएगी। तो यानी इसकी जो है आप समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि इसकी क्षमता जो होती है वो कम होती है पेपर और माइका सिरेमिक के कंपेयर में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 73, द ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर ए पेपर कैपेसिटर इज यूजुअली, ठीक है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज पूछा है पेपर के लिए, तो ये याद करने वाली चीज़ है, याद करिए आप, ये 200 से 1600 के बीच में होती है, ठीक है। 200 से 1600 वोल्ट को ये सहन कर सकता है आपका पेपर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर माइका इज नियरली 200, 100, 3 to 8, 1 to 2, ठीक है। तो इसका जो सीधे सीधे हो जाएगा आपका 3 से 8 के बीच में होती है माइका का, ठीक है। और माइका का यूज़ हम कहाँ करते हैं, आप ध्यान देंगे इस बात को, जहाँ पे हमें हाई फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत हो, ठीक है, लॉस कम हो, स्टेबल ऑपरेशन की ज़रूरत हो, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इज टेकन एज। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के लिए कितने ली जाती है, तो लगभग 1 ली जाती है, ठीक है। चाहे एयर हो या वैक्यूम हो, इनकी वैल्यू लगभग सेम होती है, 1 के आसपास ही होती है। तो ठीक है, 75 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पे। और कल से जो है 75 से 100, फिर इसके बाद जो है इसमें थोड़ा अभी 1-2 दिन और लगेगा। जैसे ये ख़त्म होता है चैप्टर, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में घुसेंगे, और उसके बाद जो है थोड़ा हम कोशिश ये करेंगे कि एसएससी के एग्ज़ाम से पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँ। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।